मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जो है ग्रामर के कुछ अनुवाद करने के नियम बताएंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन आप हेडिंग डाल लीजिएगा, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के लिए नियम जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेट आपका एक वर्ड है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मीन्स होता है अनुवाद करना। ट्रांसलेट मीन्स होता है अनुवाद करना। अब आपको ये जो है अनुवाद करना किसे कहते हैं, अनुवाद करना किसे कहते हैं। जैसे कोई वाक्य है, कैसे आप जानोगे, मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि अनुवाद करने का डिफिनीशन क्या है, ट्रांसलेशन का डिफिनीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे। तो आप बताओगे कि जब किसी भाषा की वाक्य को, लिखिए, जब किसी भाषा की वाक्य को जब किसी भाषा की वाक्य को जब किसी भाषा की वाक्य को दूसरे भाषा में बदल दिया जाता है, लेकिन उसका भाव व अर्थ ना बदले। ट्रांसलेट में आपको बताएं, अनुवाद बताए हैं। तो जब किसी भाषा की वाक्य को दूसरी भाषा में बदल दिया जाता है लेकिन उसका भाव व अर्थ ना बदले तो उसे अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। ठीक। जैसे कोई बात लिखा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब इसको आप लोग अनुवाद आप लोग इंग्लिश में, हिंदी में आपका है, ये किसमें है? हिंदी में है। इसका इंग्लिश में अगर बोलेंगे कि इसको बोलते ना कि ट्रांसलेट इन हिंदी, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ऐसे लिखा रहता है। तो इसको आप लिखोगे कि राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए ये हिंदी है, ये आपका हिंदी है, राम एक अच्छा लड़का लिखा है, और इंग्लिश आपका लिखा तो राम इज ए गुड बॉय, मतलब दोनों सेम है। तो उसी को ट्रांसलेशन किसे कहते हैं कि जब किसी भाषा की वाक्य को दूसरी भाषा में बदला जाता है लेकिन उसका भाव व अर्थ ना बदले तो उसे क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। ठीक, समझ आया इतना? अब हम देखते हैं, वो मिटाने वाला कहां? अनुवाद करते समय लिखिएगा, अनुवाद करते समय निम्न 5 सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुवाद करते समय निम्न 5 सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 लिखेंगे,
नंबर 1 आपका हो जाएगा, पहले वाक्य में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। पहला नंबर लिख लीजिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहला नंबर आपको क्या लिखना है, अनुवाद करने में सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे आपका देखिए 5 सावधानी क्या है, पहले आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, या वर्ब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ऐसे और बोलते हैं, या लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या लिखते हैं, अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब देखिए सब्जेक्ट आपका हो गया, वर्ब आपका हो गया, अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो हम आपको 5 सावधानियां आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बात करते समय हमें पहले क्या खोलना चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या खोलना चाहिए, सब्जेक्ट। इसके बाद आपका सहायक क्रिया, हो सकता है सहायक क्रिया ना हो तो आपका मेन वर्ब रहेगा, और मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो इस सीक्वेंस में आप जब रखोगे तो कोई भी वाक्य होगा उसका अनुवाद हो जाएगा। जैसे कोई वाक्य हो कि राम नहीं वह विद्यालय जा रहा है। आपको नियम नहीं याद है, आपको नियम नहीं याद है तभी आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और आपको सब्जेक्ट का विधि बताएंगे कैसे पता लगेगा। क्रिया के पहले जब कौन शब्द का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट अपने बाहर आ जाता है, सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। तो कौन विद्यालय जा रहा है, वह, तो वह लिखोगे। अभी है की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार इज, और जाने की अंग्रेजी गो, रहा की अंग्रेजी आईएनजी हो जाएगा, ही इज गोइंग, और गो के बाद टू लिखते हैं, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इसमें आपका कर्ता सहायक क्रिया क्रिया और आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अब हेडिंग डालिए नंबर 1 सब्जेक्ट, इसको आप लोग अभी नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट का हिंदी में लिख लो कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी लिख लो कर्ता। अब कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, जो काम को करता हो। लिख लो, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, या जिसके बारे में, या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। अब आप लोग को अगर कोई पूछे कि कर्ता की संख्या कितनी होती है, कर्ता की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग लिख लीजिए मुख्य रूप से कर्ता 8 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कर्ता की संख्या 8 होती है। मुख्य रूप से कर्ता की संख्या जो होती है 8 होती है। कोई बोले कर्ता कितने होते हैं, तो 8 ही होते हैं। जैसे आप लोग जैसे के लिए लिखिएगा आई वी यू सी ही दे, इट एनी नाउ, आई बी यू सी ही दे इट एनी नाउन। अब नाउन में आपकी संख्या सीमित होती है, संख्या सीमित होती है, लेकिन कर्ता एक ही होगा ना। राम रहेगा तभी एक है, श्याम है तो भी एक है, मोहन है, सीता है, पीला है, कुछ भी रहेगा, नाउन है। तो कर्ता की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आई बी यू सी ही दे इट और एनी। समझ आया। अब नंबर 2 डालेंगे,
अब आता है नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। इसको लिखिएगा, हेल्पिंग वर्ब मींस होता है सहायक क्रिया। लिखिए हेल्पिंग वर्ब मींस होता है सहायक क्रिया। वह शब्द जो किसी वाक्य को पूर्ण करता है, या जो शब्द किसी वाक्य को पूर्ण करता है या उसी से लिखेंगे, उसी काट दीजिए, या जिससे किसी टेंस को पहचाना जाता है, किसी टेंस को पहचाना जाता है, किसी टेंस को पहचाना जाता है, उसे हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब आगे लिख लीजिए, थोड़ा एक लाइन और लिखो, आगे लिख लो, लिखोगे कि यह हिंदी वाक्य में, यह हिंदी वाक्य के अंत में और हिंदी वाक्य के अंत में और अंग्रेजी वाक्य में कर्ता के बाद लिखा जाता है। कर्ता के बाद लिखा जाता है। अंग्रेजी में कर्ता के बाद लिखा जाता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। मुख्य रूप से इसकी संख्या 24 होती है। मुख्य रूप से इसकी संख्या 24 होती है। जैसे आपका हो जाएगा इज, आर, एम, वाज, देयर, डू, डज, डिड, ऐसे करके आपका होता है। ETC लिख लीजिएगा। इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इतना नहीं लिखेंगे आप, डिड तक लिख करके ETC कर दीजिए। ठीक है, आपको हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक बार आपको अलग से एक वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका तीसरा नंबर आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मेन वर्ब मुख्य क्रिया लिखिएगा। अभी कर्ता ने कहा था कार्य करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है।
मेन नोट में लिखिएगा आप लोग, वह शब्द जो किसी कार्य करने की तरफ संकेत करता है, वह शब्द जो किसी कार्य करने की तरफ संकेत करता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। मुख्य क्रिया कहलाता है। जैसे आपका कुछ लिख लीजिएगा, जैसे करके आपका राइट लिख लो, स्पीक लिख लो, लर्न लिख लो, etc। अभी आपको हम बात बताएंगे, वाक्य देंगे, टेस्ट बताएंगे, तो ये सब का यूज होता रहेगा। अब आपका ये आपका तीसरा नंबर था, आपका चौथा नंबर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब हम अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताए थे, उसमें ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लेन किए हैं, और ऑब्जेक्ट में यहाँ लिख लीजिए कर। वह शब्द जो लिखेगा ऑब्जेक्ट, वह शब्द जो वह शब्द जिस पर लिखेगा, जो नहीं, वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का अस्थायी प्रभाव पड़ता है, क्रिया का अस्थायी प्रभाव पड़ता है, कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता है। आपका हम इसका जो होता है दो प्रकार होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है प्रत्यक्ष कर्म और एक होता है अप्रत्यक्ष कर्म। इसमें जो होता है सभी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, मतलब निर्जीव सूचक वस्तुएं या संज्ञाएं, नॉन लिविंग थिंग्स, और इसमें आपका आता है लिविंग थिंग्स। थोड़ा समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्ट में से होता है कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स और एक होता है लिविंग थिंग्स। इसमें आता है सभी निर्जीव वस्तु, जैसे आपका बुक हो, टेबल हो, ये सब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और लिविंग थिंग्स क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब आप लोग कहीं लिखा है, जैसे आपका लिखा है बुक लिखा है, बुक लिखा है और मी लिखा है, मी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपको पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो बीच में टू का प्रयोग किया। ये आपका कई जो है पेपरों में आता रहता है, इसको सेट करने के लिए पूछेगा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। यदि कोई निर्जीव लिखा है, उसके बाद सजीव लिखा है ऑब्जेक्ट, तो बीच में टू का प्रयोग करोगे। अगर पहले सजीव लिखा गया है, तो अगर सजीव के बाद लिखा हो मी टू बुक लिखा हो, तो आपका ये गलत है, ये टू यहाँ से निकल जाएगा, इस पर ध्यान रखना है। ठीक, आपका पांचवा नंबर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। पांचवा हेडिंग आपका है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है, यह वाक्य को पूरा भी करता है। एक चीज बता दें कि ऑब्जेक्ट आप कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बोला कि कर्म वह होता है जो अस्थायी प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर अस्थायी प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जैसे आपका सेब है, सेब है, इसको जब कोई व्यक्ति खाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बीज बच जाएगा तो खत्म हो गया ना। ऐसे आपको इसका जो है
इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी आपको एक वीडियो में दिया गया है सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आता है कॉम्प्लीमेंट पर पूरक। लिखिए, जिस शब्द पर क्रिया का अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है, या किसी संज्ञा के पहले बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, किसी संज्ञा के पहले किसी प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, किसी प्रीपोजिशन का यूज या प्रयोग, किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है तो वह पूरक होता है। जैसे कि लिखा हो ऑन द टेबल, तो आप टेबल एक नाउन है और उसके पहले एक आपका हो गया प्रीपोजिशन, तो ऑन द टेबल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, और उन्होंने बोला कि जैसे इन द फील्ड लिखा है, हम लोग मैच खेल रहे हो एक मैदान में, और मैदान का अगर आप बताए थे, मैदान को अगर जो है किसी तरह आप छत पहुंच मतलब जैसे खेल रहे तो उसका धूल मिट्टी खर पतवार साफ हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद 1-2 महीने बाद अगर उस पर नहीं जाएंगे तो फिर वो पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। तो हमने बोला कि क्रिया का प्रभाव इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है। एक चीज और बोले थे कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपको पूर्ण करता है, वो आपको पूर्ण करना। जैसे लिखा हो कि किसी वाक्य में जब होता है कोई वर्ब ना मेन वर्ब, किसी वाक्य में कोई मेन वर्ब ना हो और तब उस सहायक क्रिया के बाद जो लिखा है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपका लिखा हो कि he is a king, मतलब इसमें कॉम्प्लीमेंट में कई प्रकार के वर्ड आते हैं आपको। तो आपका ये जो आपका ये किंग लिखा है ये आपको पूर्ण करा, जैसे वह है। अब क्या है, एक राजा, अगर राजा ना होता तो वह पूर्ण ना होता, तो ये किंग आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये किंग आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार हम लोग रूल्स फॉर ट्रांसलेशन के जो आपकी 5 सावधानियां थी, 5 सावधानियां आपको इस प्रकार। अब आगे देखते हैं 5 सावधानियां आपको हम बता दिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्या, कॉम्प्लीमेंट। आप लोग बहुत ही शिथिल बैठे हैं, थोड़ा बोलते रहे। जैसे आपका पहला क्या हुआ, सब्जेक्ट, दूसरा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, तीसरा आपका मेन वर्ब, चौथा आपका ऑब्जेक्ट, पांचवा आपका कॉम्प्लीमेंट। अनुवाद करते समय इन 5 शब्द के अलावा कोई भी 6वां शब्द नहीं आ सकता। अनुवाद करते समय सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के अलावा कोई भी अदर वर्ड नहीं आएगा। जो भी आएगा सब इसी में। जितना वर्ड आएगा अनुवाद करते समय, कितनी भी बड़ी बात, बड़ी से बड़ी बात हो तो आपकी ये 5 ही चीज उसमें मिलेगी, 6वां चीज कोई मिलने वाला नहीं। समझा? अब हम लोग फिर देखते हैं, अब आपको आवश्यकता पड़ेगी टेंस और फिर उसके बारे में, और टेंस को हम जो है अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। आप लोग जो है अगले वीडियो में टेंस को देखेंगे।